नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वक्त में। कभी आपने सोचा है कि बीजेपी के शासनकाल में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी में कोई एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के शासन की आलोचना करे या फिर ये कहे कि दिल्ली में दम घुटता है, दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। ये सवाल इसलिए लाजमी है और महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में जिस तरह से हिंदुत्व के क्रेडेंशियल पे योगी का नाम लिया जाता है, योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम में दिल्ली और दिल्ली में फैले प्रदूषण और दिल्ली किस तरह से गैस चैम्बर बन चुकी है, इसको लेकर इशारों इशारों में बातें कही। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ दिल्ली में फैले प्रदूषण की आलोचना कर रहे थे, सिर्फ दिल्ली के गैस चैम्बर बन जाने की कहानी बता रहे थे, आउट ऑफ द टंग जिसको कहते हैं, आउट ऑफ द कफ ये रिमार्क था, या वो सिर्फ दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार की आलोचना कर रहे थे, या फिर उनका निशाना कहीं और था? क्योंकि दिल्ली का जिक्र आते ही वो दिल्ली रेखा गुप्ता की दिल्ली नहीं है, बल्कि वो केंद्र सरकार जहाँ पे बैठती है, जहाँ पे भारत सरकार बैठती है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहाँ अमित शाह हैं और जहाँ उनकी पूरी कैबिनेट की कायनात है। तो दिल्ली जो है वो दिल्ली सल्तनत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता है और वो ये आक्रमण गोरखपुर से कर रहे थे। यानी कि गोरखपुर बनाम दिल्ली की जो लड़ाई है उसका वो एक सिंबलिज्म, उसका वो रिफ्लेक्शन था। तो सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मौके का चुनाव क्यों किया और योगी दिल्ली के प्रदूषण के बहाने किस पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किससे एक तरह से वो युद्ध की जो लड़ाई की शुरुआती दौर होते हैं उसका एक रिफ्लेक्शन दिखता है योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट में। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो दिल्ली के प्रदूषण के बहाने स्वच्छता के कार्यक्रम में जो बातें कही कि दिल्ली में दम घुटता है, गैस चैम्बर दिल्ली बन चुका है, घुटन भरी जिंदगी है, और किस तरह से गोरखपुर का की जो हवा है वो कितनी अच्छी है, एक तरह से वो गोरखपुर और दिल्ली का फ़र्क समझा रहे थे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण की बात कर रहे थे। आप याद कीजिए कि जो योगी आदित्यनाथ जो मुद्दा उठा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, वो अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ। जो राहुल गांधी संसद के सत्र में लगातार पिछले दिनों में ये बात कहते रहे हैं कि संसद के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो दिल्ली का पोल्यूशन है। आप याद कीजिए जब विंटर सेशन में और बजट सत्र की शुरुआत हुई, राहुल गांधी ने इसको लेकर बाकायदा कई बार इस मुद्दे को उठाया कि दिल्ली जिस तरह से गैस चैम्बर बनी हुई है वो बाकी मुद्दों से ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये अलग बात है कि इस पर चर्चा उस तरह से नहीं हुई। तो योगी आदित्यनाथ अगर राहुल गांधी के समानांतर या उनके साथ उनके उठाए हुए मुद्दे को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाना चाहिए? पॉलिटिक्स की भाषा में, राजनीति की भाषा में इसको डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आप देखें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी को अगले साल विधानसभा के चुनाव को फेस करना है। अगर आप देखें कि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई थी मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली के न चाहने के बावजूद, क्योंकि दिल्ली जो चाहता था वो मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन लास्ट मोमेंट में संघ की तरफ से योगी आदित्यनाथ का नाम आया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद से लगातार आप देखें कि उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में योगी की ताकत घट गई, लेकिन दिल्ली लगातार केशव मौर्य को बैक करता रहा। केशव मौर्य अमित शाह के खासे प्यादे हैं, उनके चहेते हैं, और बीजेपी का जो हाईकमान है या दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं केशव मौर्य को बैक करता रहा। अब अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं,
योगी की सबसे बड़ी कमजोरी या फिर कहें योगी जो चारों तरफ से चक्रव्यूह में घिरे हैं, जो समाजवादी पार्टी की शुरुआत आप देखें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 40-45 सीटों पर समेट गई थी, वो अगले विधानसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है और योगी की ताकत 312 सीट से घटकर 255-60 सीटों पर आ जाती है। वैसी स्थिति में और लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है, अखिलेश यादव की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, उसने दिल्ली को यानी कि 303 सीटों का जो बहुमत था, प्रचंड जनादेश था, उससे घटाकर वो 240 पर अखिलेश यादव ले आए हैं। उसमें यूपी का एक बड़ा योगदान रहा। किस तरह से बीजेपी की जो सीटें थी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कम हो गई, वो आधी सीटों पर आ गई। ऐसी स्थिति में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, वो योगी आदित्यनाथ के लिए काफ़ी क्रूशियल चुनाव है, क्योंकि समाजवादी की पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं योगी चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। अब योगी को घेरने में क्या दिल्ली भी जुटा हुआ है, क्योंकि दिल्ली की जो सबसे बड़ी उलझन है या दिल्ली की जो सबसे बड़ी परेशानी है या फिर अमित शाह के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सत्ता से हटेंगे, वैसी स्थिति में अमित शाह अगर सत्ता की दहलीज तक, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, तो वैसे में सबसे बड़े रुकावट योगी आदित्यनाथ होंगे। तो क्या ये सवाल योगी को जो घेरने की कोशिश है, उसको, उस चाल को समझते हुए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये वैसा मौका है जिस समय दिल्ली कई मोर्चों पर एक तरह से जूझ रहा है। न केवल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मुद्दे पर ट्रंप के साथ जो उनकी छनी हुई है, ट्रेड डील करके जो एक तरह से ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश है, तो न केवल भारत के साथ ट्रेड डील पर जुड़ी हुई है, बल्कि एप्स्टीन फाइल के जरिए भी दिल्ली कहीं ना कहीं कई सारे संकटों से घिरा हुआ है। और ऐसे समय में योगी का दिल्ली की आलोचना करना, दिल्ली को गैस चैम्बर बताना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से दिल्ली को घेरने की कोशिश समझी जानी चाहिए। क्योंकि इस कहानी के पीछे एक और, आप पिछले 1.5 महीनों से अगर यूपी के घटनाक्रम को बहुत ही करीबी से देखें, पिछले जनवरी के महीने में, यानी इसी जनवरी के महीने में, जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि उत्तराखंड के एक पीठ के शंकराचार्य अपने को घोषित कर चुके हैं, वो शंकराचार्य जब मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान के लिए जा रहे थे, यानी कि प्रयागराज में वो स्नान के लिए जा रहे थे, उन्हें उसकी अनुमति नहीं मिली। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच में जो शीतयुद्ध चल रहा है, उसके पीछे की कहानी भी कहीं ना कहीं कई संकेतों को, कई इशारों को जन्म देती है। अभी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता है, यानी कि उन्हीं शंकराचार्य के लिए योगी आदित्यनाथ का कहना था कि वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाकर जो घूम रहे हैं, वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। बल्कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगर मैं अपराध करूंगा तो मुख्यमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को घेरने के लिए कहा, लेकिन शंकराचार्य ने उसका पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि योगी के ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, तो अगर कोई मुख्यमंत्री, यानी कि योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा है कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उनके ऊपर जो मुकदमे थे, वो सारे मुकदमों को रफा दफा कर लिया गया, उनको हटा लिया गया। तो शंकराचार्य ने योगी को घेरते हुए ये कहा कि अगर योगी के ऊपर 40 से मुकदमे थे, तो वो कानून से कैसे ऊपर उठ गए, कैसे कानून से ऊपर हो गए, कैसे उन जो मुकदमे थे उसको वापस ले लिया गया। वैसे ही शंकराचार्य पिछले 1 महीने में योगी आदित्यनाथ को ये कहते रहे हैं कि व्यक्ति योगी नहीं है, जो व्यक्ति योगी हो जाता है वो शासक नहीं हो सकता, वो राजा नहीं हो सकता। और किस तरह से उन्होंने गोरखनाथ पीठ के ऊपर, और योगी ने जिस तरह से वहाँ पे यानी कि उस पीठ के प्रमुख होने का जो योगी के पास दायित्व था, उसको लेकर उन्होंने अटैक किया। सवाल उन्होंने गौहत्या और बीफ के एक्सपोर्ट को भी उठाया है, जो शंकराचार्य पिछले 1 महीने से उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें
कि जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, जब उन्हें स्नान से रोका गया था, पालकी में उन्हें जाने नहीं दिया गया था, उस कंट्रोवर्सी के बाद में जब योगी आदित्यनाथ की पुलिस और योगी आदित्यनाथ के शासन का पूरा एक इंस्ट्रक्शन था कि शंकराचार्य को वहाँ पे नहीं जाने देना है, उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह पैदल जाना होगा। उसके बाद शंकराचार्य भड़क गए, उनके कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, उनके साथ मारपिटाई भी हुई। उसके बाद शंकराचार्य धरने पे बैठ गए, काफ़ी दिनों तक वो धरने पे बैठे रहे और उसके बाद फिर वहाँ से बिना स्नान किए हुए वो बनारस की तरफ कूच कर गए। उस पूरी कंट्रोवर्सी में एक व्यक्ति जो शंकराचार्य को सपोर्ट कर रहा था, जो समर्थन दे रहा था, वो थे केशव मौर्य, जो कि योगी के राजनीतिक विरोधी हैं और दिल्ली में नंबर 2 यानी कि अमित शाह के बेहद करीबी हैं। केशव मौर्य ने उस दौरान ये कहा था कि शंकराचार्य भगवान के जैसे हैं और हम उनके चरणों में शीश झुकाकर कहते हैं कि वो स्नान करने जाएं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं और जो भी उन्हें इंसल्ट करने का, अपमानित करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़े कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि जो अधिकारी योगी को बैक कर रहे थे, योगी की शह पर शंकराचार्य को अपमानित करने का काम कर रहे थे, उसके खिलाफ केशव मौर्य खड़े थे, यानी कि शंकराचार्य के साथ खड़े थे। तो शंकराचार्य की जो जंग चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो योगी बनाम योगी की लड़ाई चल रही है, योगी बनाम शंकराचार्य की लड़ाई चल रही है, क्या उसके पीछे के जो प्यादे हैं वो क्या दिल्ली की तरफ से तो नहीं चले जा रहे हैं? जब केशव मौर्य उन्हें समर्थन दे रहे हैं, वो किसके आधार पर उन्हें समर्थन दे रहे हैं, ये कहानी भी समझनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहानी इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जो योगी को घेरने की कोशिश है, और योगी अगर कमज़ोर पड़ते हैं, और कोशिश ये भी क्या इस बार इस तरह से कोशिश हो रही है कि क्या योगी को हटा दिया जाए चुनाव से पहले? क्या बीजेपी हाईकमान इसमें सफल होगा, या फिर बीजेपी हाईकमान योगी पर सिर्फ कंट्रोल चाहता है, योगी उस तरह से कंट्रोल में रहें, यानी कि नंबर 2 की जो लड़ाई है या फिर मोदी के बाद की जो लड़ाई है, उसमें नंबर 2 जो है वो योगी के रास्ते में वो कांटे बिछाना चाहते हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पंकज चौधरी, जो कि एक बड़े कद्दावर नेता हैं, अपने कुर्मी समाज के और 7 बार के सांसद हैं, उनका चुनाव भी ये माना गया क्योंकि योगी से उनके बहुत अच्छे संपर्क या संबंध नहीं रहे हैं। तो योगी के समानांतर एक पावर सेंटर को खड़ा करने की कोशिश, जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी से आता है, क्या उसी एजेंडा, उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं जो दिल्ली योगी को टैम करना चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो शिकंजा कसकर रखना चाहता है कि यानी कि कंट्रोल जो है वो दिल्ली के पास में रहे, उसी साजिश या फिर उसी रणनीति का वो हिस्सा तो नहीं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ आप बाकी कार्यक्रम में और बुलेटिन में आप बने रहिए, लेकिन हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।